टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और कोहली साहब और हम दोनों मिलकर कई सारे आपको टिप्स देने वाले इस पूरे शो में मिसाल के तौर पर हम बताएंगे कि क्या अभी तक आपको नहीं मिला है इनकम टैक्स का रिफंड, या रिटर्न में देरी से नहीं आ पा रहा रिफंड, तो अब क्या है रास्ते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील के क्या है नए नियम, और साथ में भी बताएंगे कि जीएसटी में आईटीसी क्लेम लेने में आ रही है दिक्कत, तो क्या करें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों को सवाल जवाब लें। इससे पहले एक मुद्दा, चूंकि लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन कई लोग रिफंड के इंतज़ार में अभी भी बैठे हुए हैं। रिफंड तो ऐसे अच्छा खासा रिफंड हो चुका है, लेकिन अभी भी रिफंड के इंतज़ार में लोग बैठे हैं, रिफंड आ नहीं पा रहा है। तो कौन से हालात हो सकते हैं कि अभी भी रिफंड नहीं आ रहा होगा? देखिए लक्ष्मण, डिपार्टमेंट ने कुछ नए प्रोविजंस निकाले हैं रिफंड वापस पाने के। अच्छा। खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे उन रिफंड्स की जो कि पुराने हो चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है, रिफंड आपका जब रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने, कुछ लोगों को तो हफ्ते भर में मिल जाता है। पर अगर ये पुराना मामला हो जाता है, या लक्ष्मण मुख्य तौर पर जो मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जिनका रिफंड बनता था और उन्होंने मान लीजिए रिटर्न ही नहीं फाइल करी। अब रिटर्न तो आप जानते हैं 1 साल के बाद फिर अब आप नए प्रावधान जो हैं उसके अंतर्गत फाइल ही नहीं कर सकते हैं, और आपने पुरानी रिटर्न नहीं फाइल करी और आपका रिफंड तो वो फंस गया, क्योंकि पैसे तो सरकार के पास वो मान के चलता है टैक्स पेयर के पे अटके हुए हैं, हमने रिटर्न नहीं फाइल किया तो रिफंड कभी आएगा भी नहीं। या आपने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो था उसके लिए भी रिटर्न नहीं फाइल करी, तो आपका वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी नुकसान हो जाता है। ऐसे केसेस में आपको याद होगा हमने पिछले किसी शो में सेक्शन 119(2) का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत स्पेशल हालात में आपको रिटर्न फाइल करने की इजाज़त दी जाती है। तो डिपार्टमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली हैं, जिसके अंतर्गत जो मैं बताना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत लोग फ़ायदा उठा के इस पुराने रिफंड को, मतलब जहाँ उन्होंने रिटर्न खासकर नहीं फाइल करी है, तो वो स्पेशल परमिशन लेके इन अथॉरिटी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आप प्रिंसिपल कमिश्नर को अपने एरिया को आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमारी पुराने साल की रिटर्न नहीं फाइल हो पाई है। फिजिकल एप्लीकेशन कि हमारी नहीं फाइल हो पाई है, आप हमें परमिशन दीजिए इसको फाइल करने की। ये सेक्शन 119(2) की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो अमाउंट 1 करोड़ से लेके और 3 करोड़ तक का है, तो आप अपने एरिया के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CCIT जिसको बोलते हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन। अच्छा, रकम बढ़ गई तो हायर अथॉरिटी को, और इससे 1 लेवल और, अगर 3 करोड़ से ऊपर का है तो फिर आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को आप लिखेंगे कि साहब हमें इजाज़त दी जाए इन पुरानी रिटर्न्स को। पर ध्यान ये रखें लक्ष्मण, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 5 साल से ज़्यादा पुराना मामला होगा तो ये सब तरकीब नहीं चलेगी। तो 5 साल तक के लिए ये आपके लिए है। और एक और सिचुएशन है कि आपको याद होगा रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर वेरीफाई करनी होती है ऑनलाइन जाके, या वो फॉर्म V भेज के बैंगलोर। अगर वो भी आप मिस कर गए, उसकी वजह से आपके रिटर्न इनवैलिडेट। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वेरीफाई करना भूल जाते। तो उसमें भी एप्लीकेशन आप CPC बैंगलोर को, कमिश्नर CPC बैंगलोर को लिखेंगे। वो चाहे तो कॉन्डोन कर सकते हैं आपके डिले को और आपके रिटर्न को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, उन लोगों के लिए लक्ष्मण काम की बात है जिन लोगों ने पुराने सालों में रिफंड थे और उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी और उनको लग रहा है कि अब हमारे पैसे मर चुके हैं। तो आज हम उनको एक रास्ता बता रहे हैं उस पैसे को निकालने का। लक्ष्मण, जब पैसे निकल के आए ना, तो आप जरूर कह दीजिएगा, हमें बताएं, हमें खुशी होती है कि किसी के पैसे हम लोग जो टिप्स देते हैं वो टिप्स लोगों के काम आते हैं। तो अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया तो कोहली साहब ने जो तरीका बताया उस तरीके को अपनाइए, और कैरी फॉरवर्ड लॉस भी अगर आप नहीं क्लेम कर पाएँ तो उसका भी तरीका यहाँ पे है। और ये नए नियम है, ध्यान दीजिएगा, ये नए नियम है, नई गाइडलाइंस है। तो इस वजह से इस शो को दोबारा से आप चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो नए नियम क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत आए, तकनीकी पेश आए, तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, उसको भी सुलझाने की कोशिश हम करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से प्रसाद बांदेकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बांदेकर साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ये जो प्रोग्राम है बहुत इंफॉर्मेटिव है और उससे बहुत मदद मिलती है हमें। बताएं क्या उलझन है अभी? मेरी और मेरे डॉटर ने मिलके AIF में इन्वेस्टमेंट की है और हम लोगों ने जॉइंटली की है। लेकिन जब भी AIF की तरफ से जब भी पे आउट होता है तो एक फर्स्ट जो होल्डर होता है उसके पैन के आधार पे वो TDS से डिडक्ट होता है, और उसके वजह से एक्चुअली वैसे तो दोनों के पैन से TDS डिडक्ट होना चाहिए।
लेकिन एक की वजह से एक के नाम पे जब भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो हमें रिटर्न फाइल करते वक्त तकलीफ होती है, क्योंकि एक के नाम पे फिर वो रिटर्न फाइल कर पाते हैं, दूसरे के नाम पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होने के बाद वजह से हम लोग उसको ये रिटर्न में नहीं दिखा पाते। तो मैंने भी सीए से भी बात की और सीए बोलता है जो एआईएफ जो पे आउट करते हैं उनको कहना पड़ेगा कि दोनों के नाम पे टीडीएस कट करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, वो बोलते ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो इसमें जरा थोड़ा आप एडवाइस करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ये पहले एक बार दर्शकों को थोड़ा समझा दें, क्योंकि एआईएफ जो कह रहे हैं, तो आईएफ में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट कितना फायदेमंद? ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है और जॉइंट पे अक्सर नाम लिया जाता है, घर में अपने अपने वाइफ के नाम, बच्चों के नाम आप करते हैं। तो समस्या ये आई कि एआईएफ ने क्या किया, जिसका नाम पहले आया उसी के नाम सारा टीडीएस काट लिया, जबकि हकीकत में प्रसाद साहब के साथ हुआ ये होगा कि जॉइंट नेम है तो भाई 50-50 माना जाता है। पर प्रसाद साहब पहले तो ये चेक करिए कि खाली जॉइंट नेम था या वाकई में आपकी और आपकी डॉटर ने इसमें बराबर कंट्रीब्यूट किया है। ये एक पॉइंट आप जरूर चेक करिएगा। अब आते हैं, आप फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, इस साल का दोनों ने बराबर 50-50% ये किया। तो फिर तो मैं आपके सीए साहब से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी इसका यही हल आपको देने लगा था कि आपको, क्योंकि इसमें डिडक्टर के एंड पे ये गलती करी है। डिडक्टर ने मैं क्षमा चाहूंगा लक्ष्मण इस बात को कहने के, थोड़ा सा जैसे कई दफ़े आलस कर जाते हैं, चलो दो नाम पे कौन काटे हुए, जिसका नाम पहले दिख रहा है उठा के उसके नाम सारा काट दिया। बिल्कुल प्रसाद साहब, ये डिडक्टर को ये करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके 26 एएस में बराबर आपकी और आपकी डॉटर का दिखाई देगा तभी अगर वो लोग दोनों के अकाउंट में जमा करेंगे। अब क्योंकि उन्होंने एक में कर दिया है, अगर वो करेक्शन कर सकते हैं वेल एंड गुड, फिर तो समस्या का समाधान हो जाता है। मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो इसमें आपको समस्या तो आएगी, क्योंकि आपको इनकम अपनी उतनी आधी दिखाएंगे जो उससे हुई है, और टैक्स पूरा है, एक का रिफंड आएगा, दूसरे का टैक्स पेबल आ जाएगा। ये समस्या इसमें आएगी। इसीलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप डिडक्टर को बोलिए कि अपने रिटर्न को रिवाइज कर दे, करेक्शन करके। आपको मैं बता दूं कि टैन की जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो भी रिवाइज हो जाती है। ये बहुत सारे डिडक्टर्स आलस में आके कई दफ़े नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आप फंड के पास जाइए और जोर शोर से जाइए और उनको बताइए कि आप उनकी वजह से आपको क्या परेशानी आने वाली है। इसमें चूंकि बराबर दोनों ने किया है, तो आपने ये फॉर्मूला बताया। मान लिया जाए रेशियो बराबर करना हो, तब क्या होता है? मतलब अगर मान लीजिए 60-40 किया है, तो फिर तो आप अपनी इनकम में उससे जो डिविडेंड आया है उतना ही 60-40 दिखाएंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी ने दूसरे ने किया ही नहीं है, खाली मैंने नाम डाल दिया है, तो फिर तो अगर प्रसाद साहब का केस था तो उन्होंने किया है तो उन्होंने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि फिर तो सारा आपका वैसे ही है, तो आप अपने में ही दिखा रहे हैं। पर क्योंकि प्रसाद साहब ने बताया कि 50-50 है, तो प्रसाद साहब बिल्कुल आप जाइए एआईएफ वालों के पास और जरा वहाँ उनके पास बैठ जाइए, उठिएगा नहीं आपके साहब, इसको आज मैं ठीक करा के उठूंगा। बाकी को के लिए भी मुझे लगता है कि एक सिफारिश या सुझाव टैक्स गुरु की तरफ से यही रहेगा कि अगर बराबर दे रहे हैं तो आप बराबर टीडीएस काटिए। ये पहले नाम वाला हिसाब किताब मत रखिए, ताकि टैक्स पेयर्स को दिक्कत ना हो। अब चूंकि कट गया तो ये रास्ता जो कोहली साहब ने बताया उसका प्रसाद साहब आप उसको अनुपालन कर सकते हैं। अब चलते हैं वापी, जहाँ से गुजरात से मतीश ठक्कर साहब हमारे साथ हैं। ठक्कर साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण सर, नमस्कार कोहली सर। नमस्कार मतीश। नमस्कार। हाँ, मेरा ये एक क्वेश्चन है कि ये जो अभी रिसेंट बजट के अंदर जो चेंजेस आया है जुलाई 2024 में, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन है उसका लिमिट कुछ इंक्रीज करके 1.25 लाख किया है जी। और ये जो डेट म्यूचुअल फंड है तो उसके अंदर से वो जो पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट और 20% टैक्स था उसको निकाल दिया है, लेकिन जो पुराना इन्वेस्टमेंट रहेगा अपना 31 मार्च 2023 के पहले का, तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर फ्लैट 12.5% अपने को टैक्स देना पड़ेगा जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने को होता है, तो ये क्या 1.25 लाख के अंदर वो कंसीडर कर सकते हैं एग्जम्पशन लिमिट में? नहीं ठक्कर साहब, जो 112A सेक्शन के अंतर्गत जिस 1.25 लाख की आप बात कर रहे हैं वो केवल इक्विटी वाले फंड्स पर मिलता है, क्योंकि आपका डेट फंड है तो डेट फंड में ये 1,25,000 वाला 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेट फंड में आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, 12.5% आप बिना इंडेक्सेशन के कैपिटल गेन पे करेंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स पे करेंगे, और 112A आपके लिए नहीं है, वो इक्विटी फंड्स के लिए है, क्योंकि आप बार बार डेट फंड की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये आपको नहीं मिलेगा। ये डेट फंड के लिए नहीं है, और ये भी बताना जरूरी है कि ये इक्विटी फंड के लिए और न्यू टैक्स रिजीम के लिए। हाँ, न्यू टैक्स रिजीम से इसका लेना देना नहीं है। अच्छा। ये 112A आप अगर शेयर्स में यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन करते हैं उसके लिए है, जहां पहले 1 लाख होता था। हाँ, वो 1,25,000 हो गया है सेक्शन 112A के अंतर्गत।
बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया ठक्कर साहब। वो ओल्ड रिजिम में भी एप्लीकेबल है। जी, दोनों ओल्ड रिजिम में भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल साफ कर दिया इन्होंने। मुझे भी कंफ्यूजन था कि ये ओल्ड रिजिम में है कि नहीं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस ये क्या है कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए और एडवांस टैक्स पे करने के लिए मेरे लिए यूजफुल रहेगा, इसके लिए मैंने समझ सकता किया है। हूँ जी, बिल्कुल समझ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आगे भी Thank कोई you, दिक्कत हो sir, तो clear। आप, हाँ, आगे भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा हमें, और tax@moneycontrol.com पर अपना सवाल लिख सकते हैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझाएंगे प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स की गुत्थी। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मुद्दा जो आमतौर पे लोग भूल जाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो तय कर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस दे देता है, लोग उसको मान बैठते हैं, उसे बहुत रिवाइज कर लेते हैं, सारे रास्ते शायद नहीं तलाश पाते हैं। तो आज मैं दर्शकों को ये समझाना चाहूँ अगर कि उनके पास क्या क्या रास्ते हैं इनकम टैक्स के फैसले या इनकम टैक्स के नोटिस, या फिर कहें कि उनके नए असेसमेंट के हिसाब से, तो क्या विकल्प हो सकते हैं, उनके नियम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। ये विकल्प जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा पिछले सालों में अनपॉपुलर हुआ है, और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि लिटिगेशन जितनी कम हो अच्छा है। तो जब आपके पास एक ऑर्डर आता है, असेसमेंट ऑर्डर, जिसमें आपने मान लीजिए इनकम दिखाई 10 लाख की और डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं हम तो कहते हैं 15 लाख की है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन ढूंढते हैं, कहीं हम कुछ छोड़ तो नहीं गए। फिर लोग क्या करते हैं, सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन करते हैं कि भाई कोई गलती हो गई हो तो त्रुटि का सुधार कर लें। पर अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आप डिपार्टमेंट के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, कि या तो उन्होंने कोई फिगर जो आपकी उठाई है टैक्स की, आप इनकम की, आप उससे संतुष्ट नहीं है, या जो लॉ अप्लाई किया है लक्ष्मण, उस लॉ की एप्लीकेशन से भी आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, एक अंग्रेजी में कहावत है, गलती हो सकती है। तो आपके पास एक अपील का प्रावधान है, लोग इसको भूल जाते हैं। 30 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन आपके पास ऑर्डर आता है, ध्यान दीजिएगा, उसके 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 35 है जो कि आप अपलोड करके अपील करें। उस अपील के अंदर आप ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखें कि आपको किन पॉइंट्स के आप अपील करना चाहते हैं, आपका बेसिस क्या है अपील करने का, कैलकुलेशन आप साथ लगाएं, और उस लॉ को भी साथ लगाएं अगर वो लीगल है, कि किस कानून के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत आप संतुष्ट नहीं है, आपके हिसाब से सेक्शन लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, ये आप उसमें ज़रूर लगाएं। और लक्ष्मण, अगर आप उसमें कुछ साइटेशंस दे सकते हैं, मतलब आपके केस से मिलता जुलता कोई ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, या हो सकता है कोई एपेलेट अथॉरिटी का डिसीजन है, वो भी साइटेशंस आप दें जो आपके केस से बिल्कुल मिलता जुलता हो, तो उससे निर्णय करने में आसानी रहती है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर उस अपील से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सेकेंड अपील में इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल ITAT जिसको कहते हैं, फॉर्म नंबर 36 में आप अपील कर सकते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो ट्रिब्यूनल की अपील है लक्ष्मण, वो फिजिकल या वर्चुअल दोनों करी जा सकती है, पर नॉर्मली जो CIT अपील है, यानी कि जो फर्स्ट अपील जाती है, जिसको हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स कहते हैं, वो अपील अब ज़्यादातर वर्चुअल हो रही है। एक्सेप्शनल केसेस में उसको आप फिजिकल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, हम जो एक तरह से कोर्ट केस होता है लक्ष्मण, आप अपनी जिरा करते हैं, अपने एविडेंस सामने रखते हैं, एविडेंस को भी बाकायदा आप वर्चुअली अपलोड कर सकते हैं पूरी, वहाँ पर अपील के पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको सारा कुछ दिखाई देगा। तो अगर आप संतुष्ट नहीं है असेसिंग ऑफिसर के निर्णय से, तो आपके पास ये विकल्प खुला हुआ है। और लक्ष्मण, इसमें एक बात जो मैं और ज़रूरी जोड़ना चाहूँगा, जब ऑर्डर आता है साथ में डिमांड भी आ जाती है कि ये पैसा जमा करिए। मैंने अभी जो 10 लाख का एग्जांपल दिया, 10 नहीं 15 लाख है, बाकी के 5 लाख पे आप टैक्स जमा कर दीजिए, तो आप उस एडिशनल टैक्स का स्टे भी ले सकते हैं। नॉर्मली ये स्टे 20% जमा करा के दिया जाता है, पर ये मत भूलिए, ये मत सोचिए कि 20% गया तो वो हाथ से ही चला गया। वो 20% आप जब आपके हक में जब फैसला होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये सारे अपील के प्रावधान मैं उम्मीद करता हूं। मैं लक्ष्मण ये कभी नहीं सलाह दूंगा कि आप लिटिगेशन बढ़ाएं, छोटे छोटे मुद्दों पर जाएं, पर आपकी ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी, आपके अधिकार आपको पता होना चाहिए, आपके पास ये रास्ते हैं। इसमें क्या अपील के लिए जरूरी है कि हम किसी लॉयर के थ्रू ही जाएं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे तो, मैं तो टैक्स गुरु के जो दर्शक है, मैं तो उनकी सराहना, अभी ब्रेक पे भी मैं सराहना कर रहा था, उनकी जानकारी इतनी बारीक है
कि आप बिल्कुल आप उस पर जाएं, ग्राउंड्स ऑफ अपील टाइप करें, आप बताएं कि मुझे ये शिकायत है, इस वजह से मैं संतुष्ट नहीं हूं, उसको अपलोड करें, खुद ही जिरा करें, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत टेक्निकल लक्ष्मण लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तकनीकी इसमें बारीकियां हैं और वाकई में किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, तब आप जा सकते हैं, वरना हम तो हमेशा ये एनकरेज करेंगे कि आप खुद अपने केस की जिरा करें। और मुझे लग रहा है हमारे टैक्स गुरु के दर्शक इसमें बाकायदा सक्षम हैं। तो वकील जो सुन रहे हैं वो बड़े नाराज हो रहे हैं कि हमारे जो प्रोफेशन पे आप जो है नहीं, वो नाराज, उनकी नाराजगी की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा टैक्स गुरु का ध्येय है कि हमने दर्शकों को एजुकेट करना है और उनको इतना एम्पावर कर देना, जागरूक करना। बिल्कुल, तो ये ख्याल रखिएगा। और अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं पुणे, जहां से अमित गोस्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित गोस्वामी साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं क्या मदद करें आपकी। हाँ सर, लक्ष्मण जी एक्चुअली मैंने क्या किया था कि एक फ्लैट किया हुआ है लास्ट मंथ, तो वो परचेस किया था अराउंड 2014 और 48 लाख में। अभी इसका सेलिंग प्राइस 61.5 है। और मुझे कैपिटल गेन्स के रिलेटेड मैंने जैसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि इसका इंडेक्सेशन कॉस्ट जो आ रहा है वो 68 के आसपास आ रहा है। एक्चुअली इंडेक्सेशन प्राइस ज्यादा हो रही है देन इंटरेस्ट, तो ये निगेटिव में जा रहा है। तो इस सिनेरियो में कैपिटल गेन का एग्जैक्टली कैसे होगा प्रोसेस, या फिर इसमें कुछ अगर लॉस वगैरह हो रहा है तो वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ क्या, उस रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी हाँ अमित जी, ये तो आपके फ़ायदे की बात हो रही है। आप जो आपने इन्होंने नंबर्स बताए हैं अमित जी ने, वो नंबर्स इन्होंने बताया कि इनका जो 48 लाख का था 51 का बेचा है और इंडेक्स कॉस्ट तो 68-69 लाख आ रही है। तो मुझे लगता है कि फिर तो आपका कैपिटल गेन तो कोई बनता नहीं है यहाँ पर, और लॉस नहीं होता है। ये इंडेक्स कॉस्ट जो अगर नेगेटिव आती है तो आपका कैपिटल गेन उससे ज़ीरो हो जाता है। आपका लॉस तभी माना जाता है अगर आपका वाकई में कोई बेचने में लॉस हो रहा हो जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता है। दूसरी ऑप्शन जो अब नई निकाली गई है, आपको पता होगा अमित जी कि अब जो नए प्रावधान आए उसके अंतर्गत 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया गया है, वो बिना इंडेक्सेशन के है। तो मुझे लग रहा है इनकी कैलकुलेशन से लक्ष्मण ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद इनको वो जो नया वाला सिस्टम है उससे ज़्यादा पुराने वाला सिस्टम फायदेमंद है, क्योंकि आपका उससे कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो रहा है। बिल्कुल अमित जी, आपका कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो रहा है, मुझे लग रहा है उसी से संतुष्ट रहें और खुशी की बात है, आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। चलिए अब चलते हैं नई दिल्ली, जहाँ से अरुण गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद, आपने हमारा प्रश्न अपने टैक्स गुरु में लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो में अपना सवाल भेजा और हमारे शो में जुड़े हैं। बताएं सवाल क्या है आपका। अच्छा, मेरी माताजी का देहांत हो गया था कोई 1.5 साल पहले, तो हम 4 बहन भाई हैं और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उनके नाम थी, तो वो अब हम उसको बेचना चाहते हैं। अच्छा, तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो तो हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 घर हैं, एक तो जिसमें मैं रहता हूँ और एक मैंने रेंट पे दिया हुआ है, और ये 3rd हाउस होगा जो मेरे को इनहेरिटेंस में, जिसको हम सेल आउट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर मैं एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदूं तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन 54 सेक्शन में मुझे मिलेगा? जी अरुण जी, पहले तो आपको मालूम होगा कि जब आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पहले तो हमें आपके माताजी के देहांत का बहुत दुख है, हम अफसोस प्रकट करते हैं। और जब आपके नाम ये इनहेरिट होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कोर्ट की कार्रवाई आप कर रहे हैं, म्यूटेट भी होगा, आपके नाम म्यूटेशन होगी, उसके बाद के आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके नाम तभी आएगा। आप जब बेचेंगे तो सेक्शन 54 के अंतर्गत आप दूसरा घर लेके पैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हैं। 54F जो होता है, जिसमें आप कोई अन्य एसेट बेचते हैं और उसकी जगह आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा अगर आपके पास एक होनी चाहिए, एक के बाद एक और तीसरी आप लेते हैं, फिर दिक्कत होती है। 54 में आपको जब कैपिटल गेन होगा आप उसको बाकायदा बचा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जबकि 54F में आपको पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है। तो अरुण जी, बड़े नेक विचार हैं, और आप 54 में एक और तीसरा अपना घर खरीदिए। लोग तो लक्ष्मण एक आध, बिल्कुल यहाँ पे आपको टैक्स की चिंता करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर ITC क्लेम करने में हो रही है दिक्कत तो कैसे इसे दूर करें, बताएं छोटे से ब्रेक के बाद। चलते हैं करनाल, जहां से सुधीर सुरजेवाला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरजेवाला साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी।
मैं जी, नमस्कार। गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ, मेरा यूरोप में गारमेंट एक्सपोर्ट होता है। तो मेरा जीएसटी का जो इनपुट है वो इकट्ठा हो गया है करीब 8 लाख का, जिसमें अच्छा। से कुछ 2021-22 वर्ष का है और कुछ 2023-24 वर्ष का है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं ये वापस आ सकता हूँ? सुधीर जी देखिए, जो आईटीसी का एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है और एक्सपोर्ट, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते हैं, 2 साल की समय सीमा वहां पर होती है। 2 साल के अंदर तो 21-22 वाला तो अब आप रिफंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसमें अब हम 24-25 में चल रहे हैं। तो 21-22 वाला तो सुधीर जी आप नहीं ले पाएंगे। पर आपको मैं एक अच्छी खुशखबरी ये देता हूं कि रिफंड भले नहीं ले पाएंगे, पर आप टैक्स पेएबल में उसको एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। ओह, तो जो 23-24 वाला है उसके लिए देर मत करिए, उसको आप रिफंड ले सकते हैं। पुराने वाले को टैक्स पेबल किया, पर इनका दिक्कत यह है कि इनका टैक्स पेबल है नहीं, ये खाली एक्सपोर्ट करते हैं। सुधीर जी कुछ लोकल अगर आपका टैक्स हो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। जो 23-24 वाला है उसको बाकायदा और आगे से 2 साल की समय सीमा का सुधीर जी ध्यान रखिए। 2 साल मत बीतने दीजिए, नहीं तो वो रिफंड आपके हाथ से मारा चलिए, जाता है, वो नहीं ले। ये समय सीमा का ख्याल रखिए। लेकिन अब चूंकि समय बीत गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया 21-22 का, तो उसका भी रास्ता है कि जो दूसरा टैक्स की देनदारी उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकते हैं सुधीर जी। और उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन यहाँ पे दूर हो गई होगी। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।